आज देश में मुसलमान की स्थिति हो गई कि घर में रहेगा तो दंगाई मारेंगे और बाहर निकलेगा तो पुलिस मारेगी। मुझसे पूछा जा रहा है कि 500 साल पहले तुम्हारी मस्जिद थी नहीं थी? ख्वाजा अजमेरी की दरगाह कह रहे नहीं है। हमारे बुजुर्गों को दाढ़ी से नोचा जा रहा है। आज एक इमाम को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया संभल के अंदर कि सिर्फ उन्होंने अजान लाउड स्पीकर से दे दी। संभल में जो हुआ वो सबके सामने है। दोस्तों, अगर आप मुसलमान हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए। तमाम मुसलमानों को ये वीडियो देखना जरूरी है। बहुत अहम वीडियो है दोस्तों, बहुत खास वीडियो है। पार्लियामेंट में जितने भी मुस्लिम लोग थे, सब लोगों ने पूरा पार्लियामेंट को हंगामा कर दिया। पूरा पार्लियामेंट में किस तरीके से सारे मुस्लिम नेता मिल करके बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ मिल करके आवाज लगाया है, वो पार्लियामेंट पूरा गूंज उठा है मुसलमानों की आवाज से। जी हां दोस्तों, एक एक करके सारी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। इकरा हसन हो या जियाउल हसन हो, है ना, या बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हो या दूसरे मुस्लिम जिम्मेदार, जितने भी लोग पार्लियामेंट में मौजूद थे, सब लोगों ने अपनी अपनी आवाज जो है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के साथ मिल करके बुलंद किया। और अजमेर शरीफ हो या मंदिर मस्जिद का मामला हो या संभल का मामला हो या कहीं और का मामला हो, किस तरीके से मुसलमानों के साथ क्या क्या कुछ हो रहा है, वो सारे मामलात आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने और तमाम मुस्लिम लीडर ने, है ना, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले हो, सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। और किस तरीके से पार्लियामेंट में मुसलमानों की आवाज आज गूंजी है, वो आप जरूर देखिएगा। दिल मचल जाएगा दोस्तों। हर मुसलमान को ये वीडियो देखनी चाहिए। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। पहले आइए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने क्या कुछ कहा है वो सुन लेते हैं। दफा 25 में प्रोफेस कहा गया, आर्टिकल 25 टॉक्स प्रोफेस। सर, आज मेरी बेटियों को गवर्नमेंट के एजुकेशन इदारों में हिजाब पहनने से रोका जा रहा है, तो ये आर्टिकल 25 का प्रोफेस कहां तक कामयाब हुआ, ये अक्लमंद लोगों पर छोड़ता हूं। प्रैक्टिस सर, आर्टिकल 25 में अमल करना। कई रियासतों ने ऐसा कानून बना दिया कि आप ये नहीं खा सकते, आप वो नहीं खा सकते, कैटल स्लॉटर एक्ट का एक्ट बना दिया। आप बताइए कि हरियाणा, राजस्थान में पुलिस के अख्तियारात गौरक्षक को दे दिए और उन अख्तियारात का बेजा इस्तेमाल मॉब लिंचिंग में हुआ। किसका हुआ? एक लड़का था साबिर मलिक बंगाल का, मार के पीट कर मार दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने बीफ खाया, बाद में मालूम हुआ नहीं खाया। जुनैद और नसीर को गाटमीका के थे, उनको जिंदा जला दिया गया। सर, फिर प्रोपगेट, आप ये आर्टिकल 25 का थर्ड सेक्शन प्रोपगेट। आज आप देख रहे हैं कि मुझसे पूछा जा रहा है कि 500 साल पहले तुम्हारी मस्जिद थी नहीं थी? ख्वाजा अजमेरी की दरगाह कह रहे नहीं है। अरे सर, अगर मैं इस पार्लियामेंट में खोद दूं, इसमें गड़ा कर दूं, तो खाने जहां का हिस्सा मिलेगा तो मेरी हो जाएगी ये? आप बताइए। अब आप देखिए ये प्रोपोगेट क्या हो रहा है। अच्छा, जो तब्दीली मजहब का कानून, तब्दीली मजहब, मैं तब्दील मजहब नहीं कर सकता, सरकार से पूछना पड़ेगा मुझे अपना मजहब बदलने के लिए। अगर अंबेडकर आज जिंदा होते तो बाबा साहब को भी कहते कि आप जाकर परमिशन लो, तब मजहब बदलना पड़ेगा आपको। ये हालात आज यहां पर पैदा हो चुकी है। सर, आर्टिकल 26 देखिए, it gives religious denomination the right to establish and maintain institution for religion charitable। वजीर आजम कहते हैं कि वक्फ का ताल्लुक संविधान से नहीं है। अरे कौन पढ़ा रहा है वजीर आजम को? आर्टिकल 26 पढ़ा लीजिए। आर्टिकल 26 की बात कही गई। मकसद क्या है कि वक्फ की जायदादों को अक्सरियती तबके के लिए छीन कर दे दिया जाए। आप अपनी ताकत की बुनियाद पर छीनना चाह रहे हैं। सर, दफा 29 पे आ जाइए, आर्टिकल 29। लैंग्वेज का, जबान का तहफ्फुज़ है। उर्दू को खत्म कर दिया गया। वो उर्दू जिसके हमारे मुजाहिदीन आजादी नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद का, उस जबान को आप खत्म कर रहे हैं। कल्चर, आप कल्चर की बात इनसे पूछ लीजिए, वो बोलेंगे नहीं, हमारा जो कल्चरल नेशनलिज्म है वो कल्चरल नेशनलिज्म नहीं है बीजेपी का। वो कल्चरल नेशनलिज्म आला जात का, हिंदुत्व का नेशनलिज्म है, जो भारत के इंडियन नेशनलिज्म से बिल्कुल मुख्तलिफ है। सर, अब आप आ जाइए। सर, आर्टिकल 30 पे आ जाइए। सर, आर्टिकल 30 पे आ जाइए। सर, आर्टिकल 30 में माइनॉरिटीज को राइट दिया गया। दिस हाउस हैज पास्ड अ लॉ इन 1981 टू गिव माइनॉरिटी AMU। दिस गवर्नमेंट went to the Supreme Court and said no, we'll oppose minority status. This house voice was suppressed in the Supreme Court, sir. That is why I say that the executive has argued contrary to the parliament.
बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने मंदिर हो या मस्जिद हो, है ना, मज़ार हो, खानकाह हो, संबल हो, अजमेर हो, इन सारे मामलात पर बहस किया और साथ ही साथ किस तरीके से गाय के नाम पर, गोश्त के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा, इस पर भी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने बात किया। सिर्फ 5 मिनट असदुद्दीन अवैसी साहब को बोलने के लिए दिया जाता है, लेकिन उसमें भी जितने भी पार्लियामेंट में इनके दुश्मन हैं सबका कलेजा बिल्कुल फटने लगता है, बिल्कुल कलेजा छल्ली छल्ली हो जाता है कि आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब क्या बोल देंगे, जिसकी वजह से सबकी जुबान बिल्कुल जो है वो लोग चिल्लाने लगते हैं, उनका कलेजा दहलने लगता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब क्या से क्या बोल रहे हैं, है ना। तो ये जलवा है हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब का। अब आइए ज़ियाउर रहमान में किस तरीके से संभल में हुए मामलात को उठाए हैं और किस तरीके से वहां के लोगों पर जो जुल्म हुआ है उसके बारे में इन्होंने बयान किया है। गया मैं पूछना चाहता हूं माननीय सभापति जी, मैं सांसद हूं, मैं अपने मुकदमे का मैंने कहा था मुझे डर नहीं है, मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा गया, मैं वहां मौजूद नहीं था और ये मुकदमा जो हमारे चाहे विपक्ष के सांसद हो या सत्ता पक्ष के सांसद हो, आप याद रखिए जनता की आवाज हो, जनता के बीच में जाकर के आपके जवाबदेही बनती है और मैंने अपनी जनता की आवाज को उठाने का काम किया, तो क्या गलत किया था माननीय सभापति जी? सिर्फ इस बुनियाद पे मुकदमा लीजिए गया। आज मैं आपको बताना पॉइंट पे बोल रहा हूँ, संविधान पर ही बोल रहा हूँ माननीय सभापति जी। आज मैं चाहता हूँ उन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए जो इसके जिन्होंने ज्यादती की है, उनको सजा मिलनी चाहिए। और आज एक इमाम को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया संभल के अंदर कि सिर्फ उन्होंने अजान लाउड स्पीकर से दे दी थी। अफसोस है कि आज हमारे साथ ऐसी ज्यादती हो रही है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे संविधान किसानों को मजबूती की बात करता है, जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है। 130 किसान जो 10 दिन से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं, आप किसानों को हक नहीं दे पा रहे तो किसको हक देने का काम करोगे? मैं अफसोस करता हूँ आज पूरे प्रदेश और मुल्क के अंदर जिस तरह से हमारे लोगों की हिफाजत नहीं की जा रही, एक मॉब लिंचिंग सिर्फ धर्म के नाम पर, अगर कोई मुस्लिम है, ओबीसी है या पिछड़ा समाज का, एससी समाज का है तो नाम पूछ करके उसकी हत्या कर दी जाती है, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, हेट स्पीच, अगर कोई हम कुछ बोलते हैं तो हेट स्पीच करके मुकदमा दर्ज कर देते हैं, और जो हमारे धार्मिक आका हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। मेरे पास समय कम है, इसलिए तेजी के साथ में मुझे बोलना पड़ रहा है। माननीय सभापति महोदय जी, ये सवाल बंटवारे का नहीं बल्कि हम वतनों के लिए, जिनका जमीर मर गया है उनके जमीर को जिंदा करने के लिए है। हम चाहते हैं इस देश की आजादी, हमारी देश की, सभापति जी बस मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, 1 मिनट, हमारी देश की आजादी के लिए मैं ये कोई बंटवारे की बात नहीं कर रहा, लेकिन हमारे मुस्लिम और हिंदू समाज सब लोगों ने मिलकर के इस देश को आजाद कराने का काम किया था। आज उनके साथ ज्यादती क्यों की जा रही है? ये जिनके बयान को आपने सुना, इनका नाम ज़ियाउर रहमान है। ये किस तरीके से अपनी बात रखें वो आपने सुना। आगे आइए आपको इकरा हसन ने क्या कुछ कहा है इस मामले में। उन्होंने भी बेबाकी के साथ बिल्कुल अपनी बात रखी है और बहुत ही जोरदार उन्होंने भाषण दिया है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि हेट स्पीच, मॉब लिंचिंग, बुलडोजर द्वारा घरों को गिराने की घटनाएं आम हो गई हैं, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, जहां ऐसा लगता है जैसे कानून के नाम पर जंगल राज चल रहा हो। संभल में जो हुआ वो सबके सामने है। पुलिस के संरक्षण में निर्दोष लोगों की हत्या की गई और सरकार ने चुप्पी साध ली। अल्पसंख्यकों पर हिंसा बढ़ती जा रही है, मगर सत्ता में बैठे लोग या तो आंखें मूंदे हुए हैं या फिर इन घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। हद तो तब हो जाती है जब न्यायपालिका की बात भी अनसुनी कर दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग पर 11 सूत्रीय निर्देश जारी किए थे। इसमें साफ कहा गया था कि राज्य सरकारें और पुलिस इस तरह की घटनाओं को रोकने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन आज भी इन निर्देशों पर अमल नहीं हो रहा है। हाल ये है कि मॉब लिंचिंग को रोकने की बजाय सत्ता में बैठे लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। उनकी जुबान से ऐसी बातें निकलती हैं जो नफरत को और बढ़ावा देती है। ये अशांति अब इतनी गहराई तक फैल चुकी है कि हमारे समाज के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इकरा हसन ने किस तरीके से बेबाकी के साथ बुलडोजर को लेकर के, किस तरह से मुसलमानों पर अत्याचार को लेकर के अपने बयान रखें, वाकई में काबिल तारीफ है। अब आइए एक और मुस्लिम एमपी हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं। उन्होंने भी बहुत जोरदार बयान दिया है। वो चलाते रहे हमारे आशियाने, हम बनाते रहेंगे मोहब्बत के तराने। थैंक यू वेरी मच सर। मैं डॉक्टर जावेद, आपने नाम लिया, मैं हिंदुस्तान का एक प्राउड मुस्लिम हूँ और मुझे शुक्र है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने और हमारे पूर्वजों ने
एक बेहतरीन तोहफा दिया है और वो तोहफा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसके वजह से आज हम अपने आप को महसूस समझते हैं, महफूज समझते हैं। लेकिन जो ये मौजूदा सरकार पिछले 10 सालों से चल रही है, हमारे साथियों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आज हमसे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, हमारे लोगों को पब्लिकली अब्यूज किया जा रहा है, हमारे साथ लिंचिंग की जा रही है, मारा जा रहा है, हमारे बुजुर्गों को दाढ़ी से नोचा जा रहा है, हमारे लोगों को नमाज पढ़ते हुए लात मारी जा रही है, हमारी जमीनों को छीनी जा रही है, हमारी दरगाहों पे कब्जा की जा रही है, हमारे बच्चों से एक ऐसा शब्द बुलवाना चाहते हैं जो नहीं बोलते और नहीं बोलने के कारण उस पर अत्याचार होता है। ये आज का हिंदुस्तान है इनके सामने, इनके चलाते हुए, जिसका हम विरोध करते हैं। और सर वही नहीं, पिछले कुछ दिनों में 686 स्पीचेस हुए। आपको जान के ताजुब होगा सर। इसको लात मारा आप बताएगा तो अच्छा दीजिए, किसको कहा लात मारा तो अच्छा दीजिए। हम देंगे सर। नमाज पढ़ते वक्त दुनिया ने देखा, ताजुब है आप छुप गए देखने के लिए। सर 686 हेट क्राइम्स हुए हैं पिछले वारदात, लेकिन उनमें से हेट मॉन्गर्स के खिलाफ कुछ भी नहीं किया इस मौजूदा सरकार ने। और किसके खिलाफ कर रहे हैं कार्रवाई? उनके खिलाफ जो विसल ब्लोअर है, उनके खिलाफ जो न्यूज देते हैं, सोशल मीडिया कहता है। मीडिया तो बिका हुआ हम सब जानते हैं, इन्हीं के कंट्रोल में है। लेकिन और सर आप कंटिन्यू करो। वो चलाते रहे हमारे आशियाने सर, वी आर टुगेदर इन जेपीसी। वो चलाते रहे हमारे आशियाने, हम बनाते रहेंगे मोहब्बत के तराने। हम लोग संविधान को बनाने वाले लोग हैं, हम संविधान को बनाने वाले, मानने वाले और संविधान को अपने सीने से लगाने वाले हैं। किसी के लिए एक किताब हो सकती है, लेकिन हमारे लिए तो एक पवित्र ग्रंथ है। इसी ग्रंथ के माध्यम से हमें देश के अंदर बराबरी का अधिकार मिला। मान्यवर 2 मिनट। इसी ग्रंथ के माध्यम से हमें अधिकार मिला। आज हमारे अधिकारों के ऊपर कुठाराघात हो रहा है। वक्फ के नाम के ऊपर, वक्फ के नाम पे हमारी संपत्ति छीनने की साजिश की जा रही है। आज हमें पूरे तरीके से जगदम्बिका पाल साहब ने हमारे माननीय नहीं अभी बैठो, सुनना भी रखो। वक्फ के नाम के ऊपर हमारी प्रॉपर्टी छीनने की साजिश की जा रही है। वक्फ कानून ला करके सारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं। आज पूरे देश के अंदर एक नफरत का माहौल हमारे खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। संभल की घटना हो या बहराइच की घटना हो, आज देश में मुसलमान की स्थिति हो गई कि घर में रहेगा तो दंगाई मारेंगे और बाहर निकलेगा तो पुलिस मारेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बस बहराइच में यही हुआ, संभल में यही हुआ। आज सीधे गोली मारी जाती है। हमारी जान की कीमत आज समझने को कोई तैयार नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मान्यवर कि आज जिस प्रकार से इन तमाम संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, एक सबसे बड़ा उदाहरण मनोज परमार नाम का आदमी जो कारोबारी था, उसके बच्चों ने राहुल जी को उनकी यात्रा के अंदर भारत जोड़ो यात्रा में गुल्लक दी। उसके घर पर ईडी की रेड हुई, उसने सुसाइड किया, अपनी पत्नी के साथ सुसाइड किया और सुसाइड नोट में लिखा कि ईडी के अधिकारी ने उसके कंधे पर पैर रखकर कहा कि तुम भाजपा ज्वाइन कर लो। इन सारे मुस्लिम लीडरों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। इन तमाम मुस्लिम लीडरों को मैं सलाम पेश करता हूं जिन्होंने पार्लियामेंट में बेबाकी के साथ और बिल्कुल पुरजोर तरीके से आवाज उठाया और इस तरीके से आवाज उठाया कि दुश्मनाने इस्लाम के कलेजे बिल्कुल छल्ली छल्ली हो गए और पूरी दुनिया को पता चल गई कि किस तरीके से आज मुसलमानों के साथ क्या क्या हो रहा है और क्या कुछ हुकूमत जो है साजिशें रच रही है। इन तमाम भाषणों से हमें पार्लियामेंट के जरिए से पता चला।